नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े डिटेल में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के चुनाव होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर चली गई है। बताएंगे आपको राहुल गांधी सोनिया गांधी की ओर से 6 मिनट का वीडियो जारी करते हुए रायबरेली की जनता को एक बड़ा मैसेज दिया गया है। दोस्तों साथ साथ ग्राउंड स्तर पर पत्रकारिता करने वाले बड़े पत्रकार ने बताया है किस तरीके का है माहौल, चौथे चरण के चुनाव में कौन सी सीट पर किसको ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती है। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर भी मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पर दोस्तों एक साथ अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी दिखाई देने लगे हैं। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि कैसे गृह मंत्रालय के बाद अब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में आग लग गया है। क्या ये चुनाव के संकेत हैं? बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में बड़े साइकोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव की ओर से की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। साथ साथ सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को एक झटके में कर दिया जाएगा खत्म। राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा। अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए कह दिया गया है। रायबरेली और अमेठी में बाहरी अंतर से चुनाव जिताने की तैयारी सफाई ने कर ली है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि चौथे चरण के चुनाव के बाद से देश की दिशा परिवर्तन के पक्ष में और ज्यादा मजबूत हो गई है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक 6 मिनट का वीडियो सामने आया है। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद देश की राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा इसी लोकसभा सीट को लेकर चर्चा चल रही है। वीडियो में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक फोटो का एल्बम दिखाते हुए बता रहे हैं कि कैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की पुरानी तस्वीर है जो रायबरेली की है। कैसे गांधी परिवार ने रायबरेली को अपना कर्म क्षेत्र बनाया था और यहाँ पर सारे विकास के कार्य किए थे। सोनिया गांधी ने पूरे एल्बम को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो में कई बड़ी जानकारी दी है। राहुल गांधी इस दौरान मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ लोकसभा चुनाव का कोई क्षेत्र नहीं है बल्कि हमारे लिए कर्म भूमि है जिसका कोना कोना पीढ़ियों की यादें सजे हुए है। माँ के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर पापा और दादी की भी याद आ गई। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जिनकी शुरू की गई सेवा की परंपरा मैंने और माँ ने आगे बढ़ाई है। कुल मिलाकर दोस्तों रायबरेली और अमेठी के लोगों को एक बड़ा मैसेज भेजा जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि गांधी परिवार का दिल का रिश्ता है इस पूरे क्षेत्र से। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजीव रंजन जो जमीन स्तर के पत्रकार है, माहौल क्या है का पूरा प्रोग्राम करते हैं। उनके न्यूज लोग काफी लोग देखते हैं। दोस्तों उन्होंने बताया है कि चौथे चरण के चुनाव के दौरान जो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोट डाले गए हैं उसमें कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। अकबरपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी को एज है, यानी सपा चुनाव जीतने की और आगे बढ़ सकती है। सीतापुर में कांग्रेस पार्टी को एज है। इटावा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में काफी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। और कानपुर की बात करें तो क्लोज फाइट चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। यानी दोस्तों कुल मिलाकर 13 में से 3 से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 9 से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। यानी यहाँ पर 4 सीटों के आसपास एडवांटेज है इंडिया गठबंधन को आने वाले दिनों के अंदर। और भी कई चरण के चुनाव होने वाले हैं जिससे कहा जा सकता है कि कम से कम 30 के आसपास सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकती है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा तगड़ा झटका होगा उत्तर प्रदेश में अगर 30 सीट भी इंडिया गठबंधन जीत जाए। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का काम तेजी से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद हरियाणा पहुंच गए हैं। जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा में रोड शो किया है। अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे गए हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से यहाँ पर संयुक्त उम्मीदवार उतारा गया है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा के मेंबर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में कई बड़े वादे किए। उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। उन्होंने गरीबों को मुफ्त बिजली देने के साथ साथ भरोसा दिया है कि और भी गारंटी पूरी की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन को चीन और पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा और सेना को और मजबूत किया जाएगा। किसानों को फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। ओपीएस की गारंटी दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। बेरोजगारी हटाने का वादा और जीएसटी के सरलीकरण का वादा किया गया है। दोस्तों इसी के साथ में सोनिया गांधी भी रायबरेली के अंदर कैंपेन करने वाली हैं। 16 तारीख और 17 तारीख को राहुल गांधी के लिए चुनावी प्रचार में उतरेंगी। अमेठी में राहुल गांधी के साथ रोड शो कर सकती हैं और इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रह सकते हैं। 18 तारीख को यह पूरा प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर स्मृति ईरानी के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है। अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी हर कीमत पर वापस लेकर आना चाहती है। साथ साथ लालू यादव बोले कहा इंडिया गठबंधन को चुनना है और नरेंद्र मोदी को चूना लगाना है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ कन्हैया कुमार के पोस्टर पर दिखाई देने लगे हैं। उत्तर पूर्व की दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार दोनों नेताओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वोटों को ट्रांसफर करने की भी कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वोट डिवाइड ना हो, आसानी से ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद जो बैनर लगाया गया है उसमें लिखा गया है कि देख रहे हो मनोज कैसे ट्रैफिक से जूझ रहे हैं उत्तर पूर्व दिल्ली के लोग। जहां पर ये बैनर लगाया गया है वो ट्रैफिक के पास ही है दोस्तों। यानी लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि ट्रैफिक में उनकी जो समस्या है उसे सॉल्व नहीं कर पाए हैं मनोज तिवारी। यानी कन्हैया कुमार जिस थीम पर प्रचार कर रहे हैं काफी इफेक्टिव है। लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज पहुंच रहा है। साथ साथ दोस्तों देश के अंदर क्या रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहले गृह मंत्रालय में आग लगी थी, इसके बाद अब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में आग की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आईटीओ पर मौजूद दफ्तर में आग लगने के कारण कई सारी फाइलें जल गई है। इस मामले पर सवाल पूछते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी की ओर से एक वीडियो बनाया गया। उन्होंने लिखा कि रुझान आने शुरू हो गए
गई क्या? गृह मंत्रालय के बाद इनकम टैक्स में लगी आग, झोला उठाने वाले हैं, फाइल जली क्या? अगले 20 दिन जो होगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके की जानकारियां सामने आने के बाद सस्पेंस तो बनता ही है और संदेह उत्पन्न तो होता ही है। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 4 स्थानीय नागरिक प्रस्तावक बने हैं। इसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री और बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल किया गया है। जब प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे तो नामांकन करने उनके साथ में बगल में शास्त्री बैठे हुए थे। कुल मिलाकर दोस्तों अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुहूर्त निकालने में उनका हाथ था। इसके साथ में मानहानि के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी, विशेष मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं हो सकी। राहुल गांधी के अधिवक्ता की तरफ से हाजिरी माफी दी गई है। इसके बाद कोर्ट में अब उस केस की सुनवाई 27 मई तक के लिए नियत कर दी गई है। दोस्तों साथ साथ राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वर्तमान समय में एमपी एमएलए कोर्ट का प्रभार किसी भी न्यायालय को दिया नहीं गया है, तो न्यायालय होते हुए भी न्यायालय निष्प्रभावी हो गया है। राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से कही गई इन बातों पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को योगेंद्र यादव की ओर से किए गए प्रेडिक्शन से काफी दिक्कतें होने लगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर योगेंद्र यादव ने आंकड़े बताए थे कि कैसे बीजेपी और उसका पूरा एनडीए गठबंधन जो अभी 353 के आंकड़े पर है, चौथे चरण के बाद स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि बीजेपी और पूरा एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रहने वाला है। 253-55 के आसपास पूरे एनडीए का आंकड़ा पहुंच पा रहा है। इसके बाद दोस्तों योगेंद्र यादव को लेकर एक तो क्लिप काट के वीडियो शेयर किया जा रहा है और गलत दावे किए जा रहे, बताया जा रहा है कि उन्होंने लोगों को ही इडियट कहा है जो लोग उनके खिलाफ वोट करते हैं, उनके कहने के साथ वोट नहीं करते और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि योगेंद्र यादव एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि पक्षपातपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, जबकि उन्होंने डेटा भी बताया है और उन्होंने लॉजिकल आर्गुमेंट दिया है कि क्यों बीजेपी और पूरे एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 250 के आसपास रहने वाला है। इस पूरे मामले पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले और हाल फिलहाल में जी न्यूज से निकाले गए तथाकथित पत्रकार प्रदीप भंडारी की ओर से पोस्ट करते हुए योगेंद्र यादव पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी के लोग प्रदीप भंडारी को बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। जन की बात में साइकोलॉजिस्ट का पहले वो काम किया करते थे, लेकिन कर्नाटका के चुनाव जब 2023 में हुए तो वो दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी, भाजपा 100 से 114 सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी को मात्र 86 से 98 सीटें दे रहे थे। जबकि हकीकत ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 130 से ज्यादा का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का पहुंच गया था। यानी जिस प्रदीप भंडारी को योगेंद्र यादव के सामने लाकर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है और बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि योगेंद्र यादव गलत कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। उन लोगों को एक बार अपने गिरबान में झांकना चाहिए और प्रदीप भंडारी का एक बार पुराना साइकोलॉजिस्ट होने का रिकॉर्ड एक बार छानना चाहिए, पता करना चाहिए कि उनके कितने गलत आंकड़े रहे हैं। कई जगह बेफिजूल के आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों, इसीलिए प्रदीप भंडारी को सामने लाकर खड़ा करने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो उस लेवल के साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो योगेंद्र यादव है। उन्होंने पूरी जिंदगी साइकोलॉजिस्ट में बिताई है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जो बताया, क्या योगेंद्र यादव सही बोल रहे हैं या फिर ये तथाकथित आजकल के नए साइकोलॉजिस्ट जो बने हैं प्रदीप भंडारी वो दावा सही कर रहे हैं? शासन सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि शहीदों के साथ भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल देंगे, हम देश के शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। दोनों नेताओं की एक ही तरीके की विचारधारा है दोस्तों, दोनों मिलकर एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं। साथ साथ गोदी मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन भरा वाराणसी में और इसके बाद वो झारखंड चले गए कैंपेन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी काफी एनर्जेटिक है, वो काफी ऊर्जा से भरे हुए हैं और इसीलिए जगह जगह कार्यक्रम कर पाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जब 3 मई को रायबरेली के अंदर नॉमिनेशन भरा था तो उसी दिन उन्होंने पुणे में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया था, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया वाला इस पर चर्चा नहीं करेगा कि राहुल गांधी सुपर एक्टिव है, चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों योगेंद्र यादव ने कहा कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आने का वीडियो जारी किया है, इनकी ट्रोल आर्मी बौखला गई है। आज मेरे 5 साल पुराने भाषण को काट कर तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर रहे हैं जो मेरी कही बातों का एकदम उल्टा है। पूरे भाषण में मैंने जिस तर्क का खंडन किया है वो तर्क मेरे गले डाला जा रहा है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। इस बहुत झूठी पार्टी से सावधान रहिए, यानी बीजेपी से सावधान रहिए। साथ साथ दोस्तों मुंबई के अंदर लोगों को ट्रेन में जाने के लिए जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ रही है। स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन बन रही है, यानी भगदड़ जैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है। महिलाओं को भी सीटें नहीं मिल रही है, जबरदस्ती उनको ट्रेन में घुसना पड़ रहा है। जबरदस्ती ट्रेन में बैठने के लिए लोगों को धक्के देने पड़ रहे हैं, लोगों को जबरदस्त संघर्ष देखना पड़ रहा है। इस पर विनोद कापड़ी बोले, कहा कितने चुनाव हो जाए, कितने प्रधानमंत्री भी आ जाए, भारत के आम आदमी के दर्द की ऐसी तस्वीर कभी नहीं बदलने वाली है। इसके लिए कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, हम भारत के नागरिक। जब तक हम इन नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक यही हाल रहेगा। तस्वीर थाने रेलवे स्टेशन की है, यानी दोस्तों भयावह स्थिति में लोगों को जीवन यापन करना पड़ रहा है। ट्रेन में जाने के लिए
धक्के खाने पड़ रहे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक नेता का वोट मांगने का तरीका खूब वायरल हो रहा है। इस नेता के साथ ना ही कार का काफिला है, ना ही समर्थकों की भीड़ है। ये नेता ई रिक्शा में बैठकर बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट मांग रहा है। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ई रिक्शा से जनसंपर्क करते दिख रहे हैं। दरियाबाद में दुकानों पर पहुंचकर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। सतीश चंद्र शर्मा का ई रिक्शा से वोट मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री की सादगी की हर तरफ तारीफ हो रही है। बता दें कि 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होना है। मामला लोकसभा अयोध्या का है। साथ साथ दोस्तों पंजाब के फजीलका से आ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का जोरदार विरोध किया गया है। काली पट्टी बांधकर फाजिलका गांव के बनवाला में हनवंता के नजदीक किसान एकत्रित हुए। इस दौरान किसानों को पुलिस ने वहां रोकने की कोशिश की, आगे नहीं जाने दिया। पुलिस के रोकने के बाद किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध किसान लगातार कर रहे हैं और एक बार फिर से देखा गया है। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की भी हुई है। किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। किसान यूनियन लखोवाल के जिला अध्यक्ष प्रगट सिंह इस दौरान मौजूद रहे दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के नेता का जमकर विरोध किया गया। उनसे एमएसपी पर कानून की मांग की गई है। जो वादा बीजेपी की सरकार ने किया था अब तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है, केवल लोगों को गुमराह किया गया था। साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें गांधी परिवार समेत 40 नेताओं के नाम ऐड किए गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रभारी, राजीव शुक्ला, मुकुल वासनिक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रतिभा सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, आनंद शर्मा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व राज्यसभा के सांसद विप्लव ठाकुर, पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडिल और कांग्रेस पार्टी के नेता राज बब्बर और दीपेंद्र हुड्डा, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, कुलदीप कुमार, चंद्र कुमार और कुलदीप सिंह राठौर, विक्रमादित्य सिंह और हर्षवर्धन चौहान के साथ साथ अन्य का नाम ऐड किया गया है दोस्तों। यानी राज्य के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और केंद्रीय नेता भी मैदान में उतारे गए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को तगड़ा झटका लगा है। पानीपत की पूर्व महिला एमएलए ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष ने उनको पार्टी ज्वाइन करवाई है। करनाल सीट पर तगड़ा झटका माना जा रहा है। पानीपत शहर बीजेपी की विधायक रोहिता रेवाड़ी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में ना आम जनता का सम्मान है, ना ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है। भाजपा पूरी तरीके से जात पात की राजनीति में लिप्त है, इसलिए मैं पार्टी से खुद को असहज महसूस करके पार्टी छोड़ना चाहती हूं और बीजेपी छोड़ने का मैंने निर्णय लिया है। वहीं पर उदय भान ने कहा कि रोहिता के कांग्रेस पार्टी में आने से पानीपत में पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी एक मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के आंसू निकल रहे थे। इस पर लालजी देसाई कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा रोने वाले मोदी जी कभी रो लेते। उन किसानों पर जिन्होंने किसान आंदोलन के समय जान गंवाई, उन मजदूरों के लिए जो नंगे पैर पैदल सैकड़ों किलोमीटर चले और कोरोना काल में उन महिलाओं के लिए जिनका यौन शोषण हुआ मणिपुर के अंदर, उन लोगों के लिए जिन्होंने नोटबंदी के समय लाइन में अपना दम तोड़ दिया था। साथ साथ रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के काम राष्ट्रीय उड़न एकेडमी पार्टी ने बनाया है। एम्स भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री भी पार्टी की देन है। सीमेंट फैक्ट्री भी पार्टी की देन है। गंगा ब्रिज, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, एनटीपीसी, ऊंचाहार, एनआईएफटी और एफडीडीआई और आईटीआई के साथ साथ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। साथ साथ दोस्तों धनंजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इसके बाद उनको जेल भेज दिया गया और अचानक से जिस मामले में जेल भेजा गया कई सारे सवाल खड़े किए गए। फिर वो जेल से बाहर निकले, उनकी पत्नी को बीएसपी ने टिकट दे दिया, बाद में उनको टिकट वापस करवाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अब जाकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है, यानी बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से जेल भेजे जाने के बाद उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बगावत करेंगे तो जेल कभी भेजा जा सकता है। और इसके बाद बाहर निकलकर पहले तो उनकी पत्नी का टिकट वापस हुआ बीएसपी में, उसके बाद उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया और इसके बाद अब बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है। यानी भाजपा के ही नेता थे, बीजेपी से ही बगावत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर जेल घूमकर आ गए और अब वापस बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे सपोर्ट लिया जाता है। अगर धनंजय सिंह जौनपुर से मैदान में उतर गए होते तो मामला इतना बड़ा फंस जाता, भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जीत पाना लगभग असंभव हो जाता। साथ साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चौथे चरण को लेकर 13 तारीख को जो डेटा दिया गया था उसमें लगभग 62.84% की वोटिंग टर्नआउट बताई गई थी, लेकिन अब 14 तारीख को बीते दिन जो आंकड़ा दिया गया है 8 बजे, उसमें लगभग 68% के आसपास वोटिंग हुई है। 6% के आसपास इजाफा हुआ है। लोग सवाल फिर से पूछ रहे हैं, जवाब भाजपा के लोगों को देना है। साथ साथ पूर्वांचल के दो बड़े नेता रघुराज प्रताप सिंह और धनंजय सिंह दोनों के दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं और बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का एक जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है दोस्तों। इसके बाद इन दोनों नेताओं को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके की कोशिश की। हालांकि धनंजय सिंह को मनाने के लिए बीजेपी ने जो तरीका अपनाया है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वो काफी रूढ़ तरीका था दोस्तों, लेकिन धनंजय सिंह दबाव में कहीं ना कहीं झुक गए हैं। लेकिन राजा भैया जिनसे खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की थी और उनसे कर्नाटका में मुलाकात भी की थी, अलग से बातचीत की थी, कई सारे नेताओं को भी उनके घर पर भेजा था, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद रघुराज प्रताप सिंह ने कह दिया है कि मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने विवेक के हिसाब से वोट करिए, यानी जिसको आपको वोट करना है अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए और वोट डालिए। यानी भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन देने से पीछे हट रहे हैं जनसत्ता पार्टी के नेता रघुराज प्रताप सिंह। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता की दादागिरी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा की मदद करने वाले पुलिसकर्मी देख ले, भाजपा के लोग निष्पक्षता बरतने या बीजेपी प्रत्याशी को प्रशासनिक मदद करने के बावजूद भी हार के डर से सीधे पुलिस पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा पुलिस को भ्रष्ट बताने और सीधा योगी जी को ही भ्रष्ट बताना है, क्योंकि पुलिस विभाग के मुखिया योगी आदित्यनाथ है। इसका मतलब क्या? पुलिस पैसा लेकर योगी आदित्यनाथ जी तक भी पैसा पहुंचाती है। इसका मतलब योगी राज में पुलिस भ्रष्ट है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता के सवाल से ही खड़े हुए हैं। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा, क्योंकि पुलिस की निष्पक्षता को लेकर सवाल कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता अपना वर्तमान सांसद ही खड़ा कर रहा है। सासा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 13 मई को हुई वोटिंग के मद्देनजर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कन्नौज में एक वोटर को इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। कन्नौज लोकसभा से उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो वीडियो चौथे चरण के चुनाव का ही है, लेकिन कन्नौज का नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश का है, जहां पर एक विधायक लाइन में गलत तरीके से जाने की कोशिश करता है तो उसका स्थानीय व्यक्ति विरोध करता है, जिसके बाद विधायक भड़क कर थप्पड़ मारता है। हालांकि स्थानीय व्यक्ति भी उसे विधायक को थप्पड़ जड़ देता है। मामला काफी आगे बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश का वीडियो है। इसका उत्तर प्रदेश के कन्नौज से कोई लेना देना नहीं है। कन्नौज में जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न देखने को मिला और जिस तरीके का जबरदस्त मुकाबला हुआ है उसके बाद ऐसे फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। इलेक्शन का डेटा अभी तक जारी नहीं किए जाने के मामले को लेकर महुआ मोइत्रा की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मेरे पास जो डेटा है वो कुछ इस प्रकार है। मैं चाहती हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा जो 24 घंटे पोलिंग के बाद कंपाइल हो जाना चाहिए था, पूरी जानकारी आ जानी चाहिए थी कितने % वोट डालने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा शेयर करते हुए कहा कि ये 24 घंटे के अंदर आ गया, लेकिन चौथे चरण का डेटा अभी तक क्यों नहीं आया है? बड़े सवाल है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना टाइम क्यों लगा रहा है? लेकिन इस पर कोई जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नहीं आया है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल अपने आप में है। साथ आपको बता दें कि मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा सीट से निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। काफी मशक्कत के बाद वो नामांकन दाखिल करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। 41 उम्मीदवारों ने अब तक निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ मिलाकर नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय परिवार पार्टी के हरप्रीत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, नरसिंह और मौलिक अधिकार पार्टी के संतोष कुमार शर्मा सहित कई और लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। यानी सबसे ज्यादा वाराणसी में 41 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। श्याम रंगीला का भी अब नॉमिनेशन दर्ज हो चुका है दोस्तों, लेकिन इसके लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन सफलता मिली है तो अच्छी बात है। इसी तरीके से सफलता मिलनी चाहिए थी। उनको इतना संघर्ष क्यों करवाया? सबसे पहला सवाल तो यही है। बार बार उनको टाला जा रहा था लेकिन वो भी लगे रहे। आखिरकार जाकर उनको सफलता मिली और उनका नॉमिनेशन दाखिल हो गया है दोस्तों। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अधिकतम सीटें जीतेगी। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र देश के उन शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होगा जो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में योगदान देगा। ठाकरे ने यह भी दावा किया है कि शिवसेना में विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने उनकी पार्टी को संदेश भेजा है कि उन्हें गद्दार के रूप में संबोधित न किया जाए। ठाकरे ने कहा कि फिर गद्दार तो गद्दारी होता है, हमको तो ये बोलना ही पड़ेगा। ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर बताया है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। एमएनएस के साथ गठबंधन में पूछे गए सवाल पर ठाकरे ने इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन नहीं दिया। हमारी एक शर्त थी कि वो किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। एमएनएस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन किए जाने को लेकर ये सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में बदलाव देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया है, मैं हमेशा सबको साथ में लेकर चलता हूं। अपने विकास कार्यों को गिनवा रहे थे। इसके बाद ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ओवैसी ने आगे कहा कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ, बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं बल्कि हर वो वोटर है जिसने इस भाषण के बावजूद बीजेपी को वोट दिया है। सवाल यह था दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे तो वो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा करने वाले और इसके बाद मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने बयानों को आकर जस्टिफाई कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मीडिया वाले सवाल भी नहीं पूछ रहे जिससे लोगों को हकीकत समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों अगर मीडिया वाले बस बातें सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो फिर इससे क्या ही हो पाएगा। इसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों को स्थापित करके चले जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों अब 5वें चरण में 49 सीटों
सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 57 सीटों पर और आने वाले 7वें चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 41 सीटें बाकी है, पश्चिम बंगाल में 24, बिहार में 21, उड़ीसा में 17, महाराष्ट्र में 13, पंजाब में 13, हरियाणा में 10 और झारखंड में 10 के साथ दिल्ली में 7, हिमाचल प्रदेश में 7 सीटें, चंडीगढ़ में 1 सीट और जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1 सीट बची हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में इतना बदलाव क्यों देखा जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।